वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है हिडिंबा। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी ये है कि शहर में काफी सारी लड़कियाँ गायब होने लगती है, तो इसके पीछे कौन है, क्यों गायब हो रही है। जब क्लाइमैक्स पता चलता है तो भाई साहब कहानी एक अलग ही लेवल की होती है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी जंगल में एक बाप बेटे को दिखाया जाता है। मतलब इसका बेटा तकरीबन 12 या 13 साल का होता है। जंगल में जाते समय अपने बाप से पूछने लगता है कि पापा इतने बड़े बड़े पेड़ों को पानी कौन डालता है। बच्चे का फादर मतलब इसका नाम होता है रेड्डी कहने लगता है कि बेटा बारिश की वजह से इन पेड़ों को खाना मिलता है। बच्चा पूछने लगता है तो फिर जंगल के जानवरों को खाना कैसे मिलता है। रेड्डी कहने लगता है यही तो दुनिया का साइकिल है बेटा। खरगोश हरण पेड़ पौधे खाते हैं और उस हरणों को भेड़िया खाते हैं और भेड़िए को चीता शेर ये सब खाते हैं। दुनिया की हर एक चीज अपनी भूख को मिटाने की कोशिश में लगी रहती है। हम इंसान भी ऐसे ही है ना। बच्चा पूछने लगता है तो पापा भगवान ने भूख को क्यों बनाई। रेड्डी कहने लगता है अरे पागल, भूख ही तो भगवान है। सारे लोगों को मिलाने वाला बिछड़ाने वाला यही तो है भूख। ऐसा कहते हुए रेड्डी अपने बच्चे को एक अजीब का मास्क पहनाता है। मतलब दिखने में ये बकरे जैसा होता है। खैर दूसरे सीन में सारे टीवी न्यूज चैनल्स में एक ही न्यूज चलती रहती है कि दिन ब दिन बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही है। ऑलमोस्ट तकरीबन 16 लड़कियों से भी ज्यादा। लेकिन अभी तक पुलिस वालों को एक भी क्लू नहीं मिला। डीएसपी के ऊपर, सीएम के ऊपर पब्लिक का बहुत प्रेशर होता है। खैर एक रात जब कोई लड़की अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रही होती है तो बीच रास्ते पर इसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। सो ये लड़की ओला कैब को बुक करके उसका वेट करती रहती है। तभी कोई अनजान बंदा इस लड़की के पास आकर इसको बहुत जख्मी करके अपने साथ ले जाता है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन इस लड़की की फोटो भी अखबार में छप जाती है कि शहर में एक और लड़की मिसिंग है। मीडिया के सामने आकर सीएम यही बात बताने लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट इसी केस में बिजी है। अगर कोई भी क्लू मिलेगा तो हम लोग फौरन आपको अपडेट देंगे। खैर दूसरे सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम है अभय, जो एक पुलिस वाला होता है। डीएसपी अभय को अपने कैबिन में बुलाकर आध्या नाम की एक और पुलिस ऑफिसर से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। एक्चुअली आध्या केरला की रहने वाली होती है। अब शहर में बहुत सारे मिसिंग केसेस हुए हैं, इसलिए डीएसपी आध्या को यहाँ पर बुला लेता है हेल्प के लिए। सो आध्या अभय से पूछने लगती है कि अब तक इस केस में क्या क्या लीड्स मिली है। अभय कहने लगता है कि लीड्स तो बहुत मिले हैं, लेकिन मुझ पर प्रेशर डालने की वजह से मैंने उन लीड्स को छोड़ दिया। कल जो लड़की मिसिंग हुई थी वो किसी पार्टी में जाकर वापस अपने घर आ रही थी। पार्टी के दौरान एक लड़की ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो गुस्से में आकर वो लड़की वापस अपने घर चली गई। सो कल मैंने उस लड़की को बहुत मार पीट कर उस लड़की के बारे में पूछने की कोशिश की, इंक्वायरी कर रहा था। लेकिन तभी हमारे सीआई साहब उस बंदे को छोड़ने के लिए कहा। आध्या कहने लगती है कि सर लड़की के मिसिंग केस में उस बंदे का कोई भी हाथ नहीं। मैं यहाँ पर आने से पहले थोड़ी इंक्वायरी की। वो बंदा पब से बाहर निकलने के बाद अपना दूसरा रास्ता ले लिया और वो लड़की दूसरे रास्ते पर गई। वहाँ से वो बंदा दूसरी पार्टी पर गया। जिस किसी ने भी उन सारी लड़कियों को गायब किया उसी बंदे ने कल वाली लड़की को भी गायब किया। उसके बाद अभय कहने लगता है कि सर अब तक जो भी लड़कियां मिसिंग हुई वो किसी न किसी एंगल से कार्तिक हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं। मतलब कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और मुझे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसी हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की स्मगलिंग हो रही है। अगर हमारे सीआई सर मुझे कुछ ज्यादा परमिशन देते तो मैं इस केस को कब का आगे बढ़ा चुका होता। एक्चुअली ये सीआई उस हॉस्पिटल के ओनर की तरफदारी में बात करते रहता है। आध्या कहने लगती है कि सर वो किडनैपर हमको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब तक जो भी लड़कियां मिसिंग हुई वो या तो बड़े हॉस्पिटल में काम किया करती थी, बड़े कंपनी में काम किया करती थी, और वो कंपनीज किसी मिनिस्टर के ही होते हैं। वो किडनैपर बहुत ही प्लान से अपने विक्टिम्स को सेलेक्ट करके उनकी किडनैपिंग कर रहा है। सो उसके बाद डीएसपी एक टीम बनाकर इसी केस पर फोकस होने के लिए कहता है। और इसी तरह यहाँ पर अभय और आध्या को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। खास के बाद अभय और आध्या की टीम जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। हर एक एंगल से हर एक बंदे से पूछताछ करते रहते हैं। इसी दरमियान में अभय और आध्या का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक्चुअली ये दोनों एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, एक दूसरे से प्यार भी कर रहे थे। एक दिन आध्या आईपीएस का एग्जाम लिखकर ये पास हो जाती है, दूसरे शहर चली जाती है। लेकिन ये बात अभय को पसंद नहीं आती। इस तरह से इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है, मतलब ब्रेकअप हो जाता है। अब इतने सालों बाद इस केस के रिलेटेड इन दोनों की मुलाकात हुई। खैर इन्वेस्टिगेशन में आध्या को ये बात पता चलती है कि 16 लड़कियां जो मिसिंग हो गई थी उनमें से 3 लड़कियों का फोन मिसिंग है, मतलब क्राइम स्पॉट पर नहीं मिला।
सो अपने एक टीम मेंबर को बोलकर उन तीनों लड़कियों का फोन ट्रैक करने के लिए कहती है, सारे सोशल मीडिया डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है। तो ये टेक्नीशियन इन तीनों लड़कियों की फेसबुक प्रोफाइल को चेक करके आध्या से कहने लगता है कि मैडम इन तीनों में से एक लड़की रम्या नवंबर को मिसिंग हो गई थी, लेकिन अप्रैल 2023 में ये दोबारा लॉगिन हुई, जिसका मतलब कोई उस फोन को यूज किया था। फटाफट से वो बंदा उसका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है। सो थोड़ी देर के बाद आध्या की टीम एक मोबाइल शॉप जाकर उस बंदे को 2-4 छापड़ लगाते हुए उस फोन के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो मोबाइल शॉप वाला बंदा एक बंदे का नाम बोलता है कि उसी ने मुझे ये फोन दिया था। उसके बाद आध्या अपने टेक्नीशियन से कहने लगती है कि जब वो फोन ऑन हुआ था पता करो किस किस लोकेशन पर था। और इसी तरह इस बंदे ने लगातार किसी बंदे को कॉल किया था और वो नंबर और किसी का नहीं, कार्तिक हॉस्पिटल का है। ये सुनने के बाद आध्या शॉक में रह जाती है। सोचने लगती है कि कार्तिक हॉस्पिटल और लड़कियां मिसिंग होने का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। उसके बाद अभय और आध्या अपने किसी बंदे को उस हॉस्पिटल में भेजकर उनके सर्वर में एक बग फिक्स करने के लिए कहते हैं, ताकि उनके सर्वर का सारा डेटा ये दोनों अपने लैपटॉप के जरिए से देख पाए। हॉस्पिटल के सर्वर को देखने पर यह बात पता चलती है कि हॉस्पिटल के अंदर एक और सर्वर है और वो सर्वर डार्क वेब से लिंक्ड है। काफी सारे लोगों ने इस हॉस्पिटल को मेल किया होता है कि किसी को दिल चाहिए, किसी को किडनी, किसी को आंखें। ये मेल्स देखने के बाद आध्या तो शॉक में रह जाती है कि ये लोग तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लड़कियों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स डार्क वेब में बेच रहे हैं। अभय कहने लगता है लेकिन आध्या इसके सबूत के तौर पर हम उस हॉस्पिटल को बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि उस हॉस्पिटल के पीछे बड़े बड़े लोग हैं। जब तक हम लोग एक्शन लेंगे वो लोग सारे डेटा को क्रैश कर देंगे, हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं मिलेगा। पहले हमको उस किडनैपर के बारे में पता करना होगा। अगर हमारे हाथ कोई ठोस सबूत लगेगा तभी उस हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आध्या अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि उस हॉस्पिटल के हर एक एम्प्लॉय के फोन को ट्रैक करे, हर एक कॉल रिकॉर्ड मुझे चाहिए। थोड़ी देर के बाद उस हॉस्पिटल का ओनर खुद कार्तिक बोया नाम के एक बंदे को कॉल करके लड़कियों के बारे में पूछने लगता है कि बोया अभी तक माल नहीं मिला हमको, फटाफट करो ना, यहाँ पर डिमांड्स बहुत ज्यादा है। अब पुलिस वाले इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन लेते हैं कि अगर हम लोग बोया को पकड़ ले तो इसके पीछे सारे लोग बाहर आएंगे। उसके बाद पुलिस वाले किसी एक बंदे को बुलाकर इस बोया के बारे में पूछने लगते हैं कि ये कहाँ पर रहता है, वहाँ पर कैसे जाना है। ये बंदा कहने लगता है कि पता नहीं वो कहाँ से आया, कैसे आया। सारे लोग यही जानते हैं कि बोया केरला से आया है, बहुत ही शैतान किस्म का बंदा है, सुना है मैंने इंसानों का खून पीता है। काला बंडे के पास जाना इट्स इम्पॉसिबल। काफी सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके अपना काम करवाते हैं। बहुत सालों पहले एक पुलिस वाला काले बंडे में एंटर हुआ था, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे बच्चे ही उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उसके बाद से एक भी पुलिस वाला वहाँ पर नहीं गया। पुलिस वाले तो उस एरिया को भूल ही गए। मैं आपको वहाँ पर नहीं ले जा सकता, लेकिन एक छोटी सी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। उसके बाद अभय एक छोटे बच्चे की मदद से उस काला बंडा एरिया में जाता है। जब अभय अंदर जाने ही वाला होता है तभी गेट के पास कुछ लोग अभय को रुकाकर उसकी चेकिंग करने लगते हैं। वो लड़का कहने लगता है कि ये तो बुढ़िया को दवाई देने के लिए आया है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आध्या की टीम ड्रोन की मदद से ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। खैर उसके बाद ये बच्चा अभय को उस एरिया के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन गली में एक भी बंदा नजर ही नहीं आता। थोड़ी दूर जाने पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो अभय इन बच्चों से बहाना बनाकर कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगा, मेरे पास बॉल है, बहुत ही अच्छा बॉल। एक्चुअली इस बॉल में एक हिडन कैमरा होता है। सो अभय बैटिंग लेकर जानबूझकर उस बॉल को बोया के घर में मारता है। वो बॉल उस घर में जाने पर आध्या की टीम वहाँ का नजारा देखकर शॉक में रह जाते हैं। काफी सारी लड़कियाँ नंगी होती है यहाँ पर और कुछ जख्मी हालत में भी। अभय बॉल लेने के लिए जब उस घर में जाने की कोशिश करने लगता है तभी एक बंदा अभय को रोकने लगता है। उसके बाद क्या था, यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान हमको बोया नाम का वो बंदा नजर आता है। थोड़ी देर के बाद बोया और अभय के बीच भी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में आध्या अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके अभय की हेल्प करने के लिए फटाफट से फोर्स भेजने के लिए कहती है। ये सब कुछ होने के बाद सीएम मीडिया के सामने आकर यही बात बताने लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम कर दिखाया। जो लड़कियां मिसिंग है उन सारे लड़कियों को अपने घर सेफली छोड़ दिया है और इसी तरह वो क्रिमिनल्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। होश आने के बाद उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद वो जो सीआई होता है ना, वो कार्तिक को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि फिलहाल बोया बेहोशी की हालत में है, अगर वो होश में आएगा तो उसको मैं हॉस्पिटल से बाहर निकाल लूंगा और इसी तरह तुम्हारा नाम भी कहीं पर भी आने नहीं दूंगा। खैर अभय भी अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद आध्या अभय को
उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाती है। आध्या अभय के कमरे में अपनी खुद की फोटोज देखकर ये बहुत इमोशनल होने लगती है कि अभय अभी भी आध्या से ही प्यार करता है। उसके बाद इन दोनों के बीच पैचअप वगैरह होकर कांड भी होने लगता है। दूसरी तरफ रेड्डी और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। शायद रेड्डी को रात में आंखें नजर नहीं आती, अपने बेटे के सहारे से चलता रहता है। तभी ये दोनों कुछ दूरी पर एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को देखते हैं। रेड्डी का बेटा इस लड़की के पास आकर कहने लगता है कि दीदी आप मेरे पापा का ख्याल रखिए, मैं अभी ब्रेड खरीद कर आता हूँ दुकान से। सो इस तरह से रेड्डी का बेटा दुकान जाने पर वो प्रोस्टिट्यूट लड़की रेड्डी का ख्याल रखने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब उस एरिया में कोई भी नहीं होता तो रेड्डी का बेटा सीटी मारने पर रेड्डी फटाक से उस लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है। कल सुबह होने के बाद आध्या अभय के ही घर में होती है ना, तो इसकी टीम मेंबर कॉल करके ये बात बताने लगती है कि मैडम एक और लड़की मिसिंग है। और शॉकिंग बात ये है कि जो लड़कियां मिसिंग हुई थी 16 लड़कियां वो हमारे स्टेट के हैं और जो बोया के पास मिले थे वो लड़कियां दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। मतलब वो अलग केस है, ये अलग केस है, जिसका मतलब केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि शायद वो बाप बेटे उस लड़की को मारकर उस लड़की का खून किसी बर्तन में जमा करके उस खून को मास्क के ऊपर लगाने लगते हैं, वही बकरे वाला मास्क। दूसरी तरफ डीएसपी अभय और आध्या को बुलाकर बहुत डांटने लगता है कि पता नहीं तुम लोग किस एंगल से केस को इन्वेस्टिगेशन किया। अभय कहने लगता है कि सर ये काम बोया के ही किसी आदमी का हो सकता है। डीएसपी कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, उसके सारे आदमी तो हॉस्पिटल में है और वो सारा एरिया हमारे पुलिस के कंट्रोल में ही है। और इसी तरह मिसिंग लड़कियों के कंप्लेंट्स भी अलग अलग है। डीएसपी की डांट सुनने के बाद आध्या बहुत अपसेट होने लगती है। दिन रात इस केस के बारे में ही सोचती रहती है कि बस एक लीड मिल जाए। तभी आध्या के दिमाग में एक जबरदस्त बात खनकती है कि अब तक जो भी लड़की मिसिंग हुई है वो लड़की लाल कपड़े पहनी थी, मतलब कोई ना कोई लाल चीज को इस्तेमाल कर रही थी, चाहे दुपट्टा हो, गाड़ी हो, बैग हो। उसके बाद अभय और आध्या एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इस केस के डिटेल्स बताते हुए इसी के बारे में पूछने लगते हैं कि किडनैपर क्यों लाल कपड़े पहने हुई लड़की को ही किडनैप कर रहा था। डॉक्टर कहने लगता है कि एक्चुअली एक हेल्थी इंसान सारे कलर्स को देख पाता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी है जो सिर्फ स्पेसिफिक कलर को ही देखते हैं और वो कलर उनकी जिंदगी में बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे व्हाइट कलर शांति का चिन्ह और इसी तरह रेड कलर एंग्जाइटी, हंगरी, समथिंग लाइक दैट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनको एक कलर का दूसरा कलर नजर आता है। कुछ लोगों को लाल कलर पिंक में नजर आता है, ग्रीन ग्रे में। तो इस केस में भी किडनैपर शायद लाल कलर को ही देख पा रहा होगा। कलर को देखते ही इसके अंदर कुछ अजीब की फीलिंग जाग गई होगी, किडनैपिंग करता चला गया। ये सब कुछ उनके ब्रेन के इमोशंस का है। उसके बाद आध्या अपने डीएसपी से बात करके एक मिशन स्टार्ट करने के लिए कहती है कि कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगाया जाए और इसी तरह हमारे लेडी कांस्टेबल्स रेड ड्रेस में होंगे, मतलब वो टारगेट को सेलेक्ट नहीं करेगा, हम करवाएंगे। इस तरह से सारे पुलिस वाले इस काम में लग जाते हैं। हर एक लेडी कांस्टेबल पर अपनी नजर रखे बैठे होते हैं, जगह जगहों पर चेकिंग हो रही होती है। दूसरी तरफ हम उस बाप बेटे को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं, वही मास्क लेकर। थोड़ी दूर आने के बाद रेड्डी का बच्चा रेड्डी से कहने लगता है कि पापा मुझे बहुत भूख लगी है। रेड्डी कहने लगता है बस थोड़ा सब्र करो, हम खाना ही तो ढूंढ रहे हैं, खाना मिले तक तलाश करते रहेंगे। खैर देखते ही देखते 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक वो क्रिमिनल बाहर नहीं निकला। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रेड्डी का बच्चा भूख से तड़प रहा होता है कि पापा बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाया। दूसरी तरफ आध्या अपने सारे टीम मेंबर से कहने लगती है कि मिशन यहाँ पर खत्म कर दें, सारे लोग अपने अपने घर चले जाओ, शायद किडनैपर को पता चल चुका है कि हम उसकी तलाश में है। ये सुनने के बाद दिव्या नाम की एक लड़की अपना कोट पहनकर जब अपने घर जा रही होती है, तभी इसका कुलीग दिव्या से कहने लगता है कि तुम्हारा कोट तो फटा हुआ है। तो दिव्या अपने कोट को पलटाकर पहनने लगती है और दूसरी तरफ रेड कलर होता है। दूसरे दिन ये बात पता चलती है कि दिव्या किडनैप हो चुकी है, मिसिंग है। सीएम डीएसपी को डांटने लगता है, डीएसपी आध्या को डांटने लगता है कि खुद की टीममेट की रक्षा नहीं कर पाई तुम, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज बना लिया था, रेड कलर, ब्लाइंडनेस, लेकिन दिव्या तो कल रात ब्लू कलर का कोट पहना था। सीएम ये केस सीबीआई वालों को सौंपना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दिव्या उल्टी लटकी है और वो भी बहुत जख्मी हालत में। इस तरफ बेचारी आध्या बहुत अपसेट होने लगती है कि मेरी थियरी कैसे गलत हो सकती है। उसके कोलिग से पूछने पर यह बात पता चलती है कि दिव्या कल रात अपने कोट को उल्टा पहनकर गई थी। आध्या उसी एरिया के पास जाती है कुछ सबूतों को ढूंढने के लिए जहाँ से दिव्या गायब हुई थी। तभी आध्या को झाड़ियों के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देने पर आध्या उस तरफ जाने लगती है, तो वहाँ का नजारा देखकर शॉक में रह जाती है। रेड्डी और उसका बच्चा एक औरत को मारकर उसका गोश्त खा रहे होते हैं। तभी हमको यह बात पता चलती है कि रेड्डी
और उसके बच्चे का जो सीन्स होते हैं वो एक्चुअली 1999 के होते हैं, प्रेजेंट डे के नहीं। असल बात यह है कि उस झाड़ियों के अंदर दो बच्चे एक मास्क को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। इसी मास्क को देखकर आध्या शॉक में रह जाती है। उन बच्चों के पास जाकर इस मास्क के बारे में पूछने पर वो बच्चे कहने लगते हैं कि ये मास्क तो हमको इसी जगह पर मिला। इसी मास्क के बारे में पता करने के लिए आध्या अभय के साथ केरला जाने लगती है। अपने घर आने के बाद आध्या अपने कुछ पुराने फाइल्स को ढूंढने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर आध्या का फादर भी एक पुलिस वाला था जो उस टाइम इस केस को डील किया था। तो उसी केस के रिलेटेड कुछ सबूत इसके घर के स्टोर रूम में होते हैं और ये बकरे वाला मास्क भी होता है इसके घर में। अभय से कहने लगती है कि हमारे केस से और इस मास्क से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसी मास्क की वजह से मेरे फादर मुझसे दूर हो गए। उसके बाद अभय और आध्या एक पुलिस स्टेशन जाकर आध्या के फादर के फ्रेंड से उस केस के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिरकार अंकल उस केस में क्या हुआ था। हैदराबाद में तकरीबन 18 लड़कियां मिसिंग है और हमको यही मास्क क्लू मिला। सो उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1999 केरला ही। उस टाइम एक दिन इनके पुलिस स्टेशन को एक औरत का मिसिंग कंप्लेंट आया था। लड़की वाले अपने दामाद पर ही शक करते हुए पुलिस स्टेशन आते हैं अपने दामाद को लेकर कि इसी ने हमारी बेटी के साथ कुछ किया होगा। सो आध्या का फादर इस चीज को नॉर्मली लेकर इस बंदे को सेल में डाल देता है पूछताछ करने के लिए। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चलती है कि जिस दिन वो लड़की मिसिंग हुई थी उसका पति गांव में ही मौजूद नहीं था। तभी दूसरे पुलिस स्टेशन का एक पुलिस ऑफिसर मिसिंग औरत की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। सो आध्या के फादर और उस पुलिस वाले के बीच थोड़ी बातें होने लगती है। इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि काफी सारे पुलिस स्टेशनों में ऐसी लड़कियों की मिसिंग केसेस दर्ज हो चुके हैं और वो भी तकरीबन 3 सालों से। सो आध्या का फादर अपने सुपीरियर से बात करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पुलिस वाले गांव में ऐलान कर देते हैं कि अकेली औरत घर से बाहर ना निकले। गांव में सिक्योरिटी बढ़ जाने की वजह से रेड्डी और उसका बेटा थोड़ा सा शहर में जाने लगते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो शहर जाकर वो जो प्रोस्टिट्यूट लड़की है ना उसको मारकर खा लिया। एक दिन किसी जगह पर आध्या की फादर की बाइक रुक जाती है। वही पास ही में रेड्डी का घर होता है। आध्या का फादर रेड्डी के पास जाकर थोड़ा पानी पूछने लगता है। रेड्डी कहने लगता है कि आप ही जाकर पी लो साहब, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है। तो उसी तरह से आध्या का फादर घर में जाकर पानी पीकर घर के चक्कर लगाकर वापस बाहर आता है। पूछने लगता है कि तुम गांव से इतनी दूर क्यों रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? रेड्डी कहने लगता है नहीं साहब, बस शहद निकालने के लिए आसान होता है मुझे, घर में मेरा बेटा भी है। खैर दूसरे दिन जब आध्या का फादर अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो एक बंदा वो मास्क लेकर आध्या के फादर से कहने लगता है कि कल मुझे ये जंगल में मिला, एक बंदा वहाँ पर था, मुझे देखकर वो भागने लगा पता नहीं क्यों, उसके सर पर बहुत सारे बाल है। यह सुनने के बाद आध्या के फादर को रेड्डी पर ही शक होने लगता है, लेकिन वो तो ब्लाइंड है ना, ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद इस मास्क को फॉरेंसिक लैब भेजने पर एक शॉकिंग बात पता चलती है। इस मास्क के ऊपर काफी सारे ब्लड सैंपल्स पाए गए और जो लड़कियां मिसिंग हुई थी उनके डीएनए से मैच करने पर कुछ लड़कियों का डीएनए मैच भी हो जाता है। उसके बाद वो फॉरेंसिक डॉक्टर आध्या के फादर को हिडिंबा नाम की एक किताब को देता है जो संस्कृत में होती है। सो आध्या का फादर उस किताब के राइटर के घर ही जाता है। तो ये राइटर इस मास्क की कहानी को बताने लगता है कि हमारी दुनिया में जगह जगह पर काफी सारे ट्राइब्स मौजूद है, लेकिन इन सारे ट्राइब्स में से एक बहुत ही खतरनाक ट्राइब है। 1857 में जब इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करने लगे तो उस वक्त एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इंडियंस को सबक सिखाने के लिए सेलुलर जेल का निर्माण किया। जब धीरे धीरे ये जेल कैदियों से भरने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया कि बाकी कैदियों को कहां पर रखा जाए। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिडिंबा आइलैंड के बारे में पता चला, जिसमें बहुत ही खतरनाक ट्राइबल होती है। वहाँ के लोग इंसानों का ही गोश्त खाते हैं। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कैदियों को उस आइलैंड पे ले जाकर छोड़ दिया, मतलब उन ट्राइबल्स को आहार देने के लिए। इंसानों को देखते ही ये ट्राइबल लोग उन पर टूट पड़ते हैं, बहुत ही बेरहमी से मार कर काट कर उनका कच्चा गोश्त खाने लगते हैं। उसके बाद जब हमारे इंडिया को फ्रीडम मिला तो वो ट्राइबल लोग भूख के मारे एक के बाद एक मरने लगे। और फ्रीडम के बाद जमींदारों का राज्य चलता था, तो कुछ जमींदार इस आइलैंड पर कब्जा करने का सोच लिया। तो उस आइलैंड पर जाकर वहाँ के ट्राइबल लोगों को चुन चुन कर गोलियां मारकर मार दिए। इनमें से कुछ लोग उस आइलैंड से भागकर किसी दूसरे गांव में आए। अब गांव में तो काफी सारे इंसान मौजूद होते हैं। अकेली औरत को देखकर ये लोग उस औरत पर टूट पड़ते हैं। काफी दिनों से भूखे ये लोग अपनी भूख को मिटा लेते हैं। तभी वहाँ से गुजरने वाला एक बंदा इस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। फटाफट से गांव में जाकर अपने बड़े लोगों को बताने लगता है। उसके बाद गांव वाले इन सारे लोगों को चुन चुन कर जिंदा जला देते हैं। राइटर कहने लगता है कि शायद उनमें से एक बंदा जिंदा बच चुका होगा। उसके बाद आध्या का फादर ये सारी बात अपने सुपीरियर को बताकर
अकेले ही रेड्डी के पास जाता है गिरफ्तार करने के लिए। इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने के बाद आध्या का फादर और रेड्डी दोनों मर जाते हैं। हर प्रेजेंट डे पर आध्या और अभय यही सोचने लगते हैं कि प्रेजेंट डे पर जो किलिंग्स कर रहा है वो शायद रेड्डी का ही बेटा होगा और उसको भी अपने फादर की ही बीमारी होगी, कलर ब्लाइंडनेस। शायद रेड्डी का बेटा बोया ही हो सकता है क्योंकि सारी चीजें मैच होती है। बोया को भी कलर ब्लाइंडनेस है, वो भी केरला से ही आया। उसके बाद अभय और आध्या उस राइटर के पास जाते हैं। राइटर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे फादर के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। इस तरह से इन दोनों को रेड्डी का फ्लैशबैक बताने लगता है। 1989 में रेड्डी उस गांव से भागकर दूसरे गांव में आ गया था तो उसी एक मटन शॉप में काम करने लगा। उस दिन से लेते हुए रेड्डी इंसानों का गोश्त खाने के बजाय मेहनत करके अपने पैसों से खाने लगा, मतलब नॉर्मल खाना। किसी से कुछ बात नहीं करता, अकेला रहता है हमेशा। इसकी अच्छाई देखकर वो मटन शॉप वाला बंदा एक लड़की के साथ इसकी शादी करवा देता है। शादी होने के बाद रेड्डी की जिंदगी ही बदल गई। ये बहुत खुश नजर आने लगा। देखते ही देखते रेड्डी बाप भी बन गया। सिंपल सी फैमिली, ये तीनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन रेड्डी की वाइफ किसी बीमारी की वजह से दुनिया से चली गई। बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आया। ये दोबारा दुखी होने लगा। तभी से रेड्डी को कलर ब्लाइंडनेस भी आ गया। इसको सिर्फ लाल कलर ही नजर आता था। डॉक्टर के पास गया लेकिन नो यूज। कहने लगा कि इसका कोई इलाज ही नहीं, जिसकी वजह से बेचारा रेड्डी और टूट के बिखर गया। एक दिन अपने बेटे को लेकर उस गांव को ही छोड़ दिया। राइटर कहने लगता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि हर एक साल बेटी अपने बेटे के साथ अलग अलग गांव में अपनी जिंदगी गुजार रहा था और जहां पर भी ये दोनों थे वहां पर काफी सारी लड़कियां मिसिंग थे। उसके बेटे के बारे में भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की। रेड्डी मरने के बाद उसके बेटे को किसी मिशनरी में ज्वाइन किया था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बोया होश में आकर हॉस्पिटल से भाग जाता है और उसी तरह बोया अभय पर बहुत गुस्सा होता है। किसी भी तरह से अभय से रिवेंज लेने का ठान लेता है। दूसरी तरफ केरला में कुछ केरला के लोग अभय और आध्या पर अटैक करने लगते हैं बोया के कहने पर। तो यहाँ पर भी एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। खैर फाइट खत्म होने के बाद अभय वापस हैदराबाद जाने लगता है बोया को रोकने के लिए। आध्या केरला में ही रहकर बोया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगती है, मतलब बोया ही नरभक्षक है। पहले तो आध्या उस चर्च पर जाती है जहाँ पर उस बच्चे को ज्वाइन करवाया था। वहाँ के कुछ पुराने फाइल्स को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ अभय बोया का पता कर लेता है। दोबारा यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ आध्या को कुछ पुराने फाइल्स के जरिए से ये बात पता चलती है कि असली कैनिबल बोया नहीं बल्कि अभय है। मतलब अभय की पीठ पर गर्दन के पास एक तिल होता है। जब कान करते वक्त आध्या ने देखा था, यही बर्थमार्क इस फाइल में भी होता है। यह जानने के बाद आध्या को अपने आप पर घिन आने लगती है कि उन सारी लड़कियों का किडनैप इसी ने किया और उन सारी लड़कियों को अभय ने खा गया। उसके बाद आध्या अभय के घर आती है और अभय को भी ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि आध्या को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। एक सीक्रेट कमरे में दिव्या लटक रही होती है। आध्या फटाफट से दिव्या को बचा ही लेती है। तभी वहाँ पर अभय आता है। आध्या को अपना बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगता है कि मेरी माँ मरने के बाद मैं भूख से बहुत तड़पने लगा। दूध भी नहीं पी रहा था मैं। एक दिन जब मेरे पापा की उंगली कटी हुई थी तो मैं उस खून को पीने लगा। मेरे पापा को समझ में आ गया कि मेरे पापा का जीन्स मेरे अंदर भी है। मेरी भूख को मिटाने के लिए पहले मेरे फादर इंसानों का खून पिलाने लगे। ऐसे ही इंसानों का गोश्त खाते हुए मैं बड़ा हुआ। जिस तरह से तुम लोगों के लिए नॉर्मल खाना है, हमारे लिए भी इंसानों का गोश्त नॉर्मल खाना है। लेकिन आध्या, जब तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी टोटली चेंज हो गई। लेकिन केरला में जब तुम्हारी उंगली को चोट आई तो मैंने तुम्हारी उंगली का खून चूसा था, तो बस ऐसे ही चूसता रह गया। तब मेरे अंदर का वो कैनिबल दोबारा जाग गया। मेरी वजह से तुमको नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए मैं ही तुमसे दूर चला गया। आध्या, जब भी मुझे भूख लगती है तो मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं होता। मुझे सिर्फ लाल चीजें ही नजर आती है। और सच बताऊं, मैं ही तुमको उन क्लूज की हिंट दी। मैं ही तुमको धीरे धीरे मेरे करीब लाता गया ताकि तुम मेरी सच्चाई जान पाओ। अब तुम ही इस कहानी का दी एंड लगा सकती हो। इस तरह से आध्या को गन देकर मारने के लिए कहता है। आध्या मारती है या नहीं ये पता नहीं, बस स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।